गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? अच्छी बात है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चलनी चाहिए। उम्मीद भी यही है हमारी कि आप अपने घर पर रहते हुए अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बेटा, आपके चौथा लेसन चल रहा था। पिछले कालांश में हमने धर्म तो सांप्रदायिकता होती है, धर्म संबंधी जो धारणाएं होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। धर्म है, सांप्रदायिकता है, इसका राजनीति के साथ संबंध है, इनके बारे में अध्ययन किया था। अब आज का जो आपका प्रकरण है वो प्रकरण है आपके धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन किसे कहते हैं? तो देखो, ऐसा राज्य जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ऐसी सरकार जो किसी धर्म को महत्व नहीं दे, सभी धर्मों का सम्मान आदर करे, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं हो, वो धर्मनिरपेक्ष सरकार कहलाती है, धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन कौन सा शासन होता है? वह शासन है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों का वो सम्मान आदर करती है और सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देती है। वही सरकार, वही शासन धर्मनिरपेक्ष शासन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है आपके लिए कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब ये समझना है, आपको ये मानना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को राज्य बराबर दर्जा प्रदान करता है। यहां अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष शासन है उसकी बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता हमारा देश जो है उस देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। भारत का विभाजन भी सांप्रदायिकता के कारण हुआ। सांप्रदायिकता आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में हानिकारक है, सामाजिक क्षेत्रों में भी हानिकारक है, खून खराबा भी करती है, आर्थिक विकास को भी रोकती है। और भारत को भी जो है आपके अनेक बार सांप्रदायिकता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में भी सांप्रदायिक चुनौती भारत के समक्ष उपस्थित है। आए दिन आप सांप्रदायिकता की घटनाएं अखबारों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में, टीवी रेडियो आदि पर सुनते हैं। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति बहुत ही सचेत थे। संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत में जो सांप्रदायिकता है वो समाप्त होनी चाहिए और सांप्रदायिकता का कोई गहरा रूप नहीं होना चाहिए। तो सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। कौन सा मॉडल अपनाया? धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल यानी प्रारूप, मॉडल यानी होता प्रारूप अपनाया। और इस प्रारूप को अपनाते हुए हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना होती है। इसके बारे में हमने पिछले जो कक्षाएं थी अपने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए। यहां पर भी आपके धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए किए गए जो प्रावधान है वो आपके दिए गए हैं। तो हमारे संविधान में भारतीय शासन को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं, जिनमें से प्रमुख प्रावधान आपके यहाँ पर है। पहला प्रावधान है क्या कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है, अर्थात भारत में राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। अर्थात भारत ने अपना कोई राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया। जैसे आपने श्रीलंका में देखा था कि धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके वहां की सरकार ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया, तो वहां का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म हो गया। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म राजकीय धर्म है। ऐसे भारत में कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। आपके इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में ईसाई धर्म राजकीय धर्म है। भारत में जो है संविधान में इस प्रकार के किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, अर्थात सरकार का या शासन का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर सरकार में या शासन में जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो अपने निजी तौर पर धर्म से जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक तौर पर नहीं जुड़े हुए, वो किसी एक धर्म का पक्ष पोषण नहीं कर सकते। दूसरी बात,
संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। दूसरा क्या बताया मैंने? संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य आपको इस आधार पर किसी प्रकार का दंड भी नहीं देगा और किसी सुविधा से वंचित भी नहीं करेगा कि आप अमुक धर्म को मानते हैं या अमुक धर्म का प्रचार करते हैं। आप जब चाहे जिस धर्म का पालन करें, जिस धर्म का को चाहे उसी का प्रचार करें, आप पर राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दूसरा प्रावधान ये है। तीसरा प्रावधान है कि संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक धर्म के आधार पर किसी दूसरे धार्मिक समुदाय या धार्मिक व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। अगर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो वो असंवैधानिक है। सरकार भी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तो शासन है धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर जो है आपके जो भेदभावपूर्ण कानून है वो भी नहीं बना सकता। अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो वो असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, अवैधानिक है, विधि के अनुकूल नहीं है। अवैधानिक का मतलब हो गया विधि के विपरीत, गैर कानूनी, असंवैधानिक, तो संविधान के अनुसार नहीं है। चौथा जो प्रावधान है वो आपके धार्मिक समुदायों का है कि धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार या शासन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हमारी सरकार सभी धार्मिक समुदायों में समानता को स्थापित करने, समानता को सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामले, धर्म संबंधी मामलों में दखल दे सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, उनमें सुधार कर सकती है। जैसे कि यह छुआछूत, जैसे यह छुआछूत तो छुआछूत करते ना बना, ये आपके अछूत है, ये छुआछूत के पास में आएगा, ये जुड़ा हुआ है, छुआछूत की इजाजत नहीं देता। छुआछूत को गैर कानूनी माना गया है, छुआछूत की इजाजत नहीं देता। आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म में ऊंच नीच रख सकते हैं, यह छूत है, हम उच्च है, कुलीन है, इस आधार पर हम छुआछूत करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान में जो वहाँ की शासन व्यवस्था है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। एक धार्मिक समुदाय अपने अंदरूनी जो असमानताएं हैं उनको बनाए रख सकता है। ऐसे धार्मिक मामलों में वहाँ की सरकार किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जबकि भारत में अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। किसके लिए? धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए। ये चार प्रावधान भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना के लिए किए गए हैं। इस हिसाब से देखें तो देखो आपके धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तिगत जो विचारधाराएं होती है उनसे संबंधित कोई विचारधारा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ जो है आपके कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है कि एक समुदाय के लिए या एक संप्रदाय के लिए खतरा है। ये हमारे भारत की जो बुनियादी अवधारणा है, बुनियादी विचारधारा है, उसके लिए भी खतरा है। बुनियादी विचारधारा क्या है? जी और जीने दो। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ऐसी जो हमारी बुनियादी अवधारणाएं हैं उनके लिए भी खतरा है। एक जो है आपकी इन चीजों के लिए एक खतरा है। और इसके अलावा देखो हमारी जो संविधान है, संविधान में हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाना हमारे लिए जरूरी था, उचित भी था, आवश्यक भी था। लेकिन
संविधान में अपनाई गई धर्मनिरपेक्षता के बूते पर हम सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर सकते। हम चाहे कि सांप्रदायिकता को देश से मिटा दें, किसके आधार पर? संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर, तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, लेकिन अकेले संविधान के बूते ही हम चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे समाज में कोई भी जो है आपके समस्या हो, हम उसके लिए कानून की मांग करते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून सरकार बना दे, लेकिन हम उसका पालन नहीं करें तो समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कब होगा? जब हम अपने पूरी आत्मीयता से, सच्चाई से उस कानून का पालन करें, तभी समस्या का समाधान होता है। इसलिए यहाँ पर भी यही जरूरी है कि केवल संविधान के बूते पर, संविधान के द्वारा ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता, सांप्रदायिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में, हमेशा के जीवन में सांप्रदायिक जो पूर्वाग्रह हैं और दुष्प्रचार हैं उनका मुकाबला खुद करें। तो हमारे को खुद को क्या करना पड़ेगा? सांप्रदायिकता संबंधी हमारे दैनंदिन जीवन के, यानी हमेशा के जीवन के, प्रतिदिन के जीवन के जो पूर्वाग्रह है संप्रदाय के प्रति, धर्म के प्रति, उन पूर्वाग्रहों और इससे संबंधित होने वाले जो दुष्प्रचार है उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तभी हमें धर्म पर आधारित गोलबंदी है उसका मुकाबला कर सकते हैं, और ये कार्य हमें राजनीतिक दायरे में रहते हुए करना पड़ेगा, संविधान के अधीन रहते हुए करना पड़ेगा, संविधान के नियमों और प्रावधानों में रहते हुए करना होगा। ये था आपके धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में। अब अगला जो बिंदु है आपका है वो है आपके जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, यहां पर अगला प्रकरण है आपकी जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, देखो हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन को दो अभिव्यक्तियों के रूप में देखा। दो अभिव्यक्तियां कौन कौन सी बेटा? बोल बेटा, दो अभिव्यक्तियां कौन कौन सी है? एक तो लैंगिक विभाजन के रूप में देखा, दूसरा सांप्रदायिकता के रूप में देख लिया। ये सामाजिक विभाजन के ही रूप है। दो अभिव्यक्तियां हैं सामाजिक विभाजन की। इनमें हमने मोटे तौर पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देखे कि अच्छे क्या प्रभाव होते हैं, हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। अब अंतिम जो हमारी विभाजन है, प्रमुख विभाजन है, वो है आपके जाति और राजनीति। इसकी चर्चा करते हैं। इसके भी हम दोनों पक्ष है, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी राजनीति में जाति लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, तो दोनों पक्ष है, इन पर चर्चा करते हैं। देखो आपके जातिगत असमानताएं क्या होती है? आपके जातिगत असमानताएं, जातिगत असमानताएं एक जाति के लोग दूसरी जाति को अपने से अलग मानते हैं। ये भी हमारे अंदर सांप्रदायिकता की तरह दैनंदिन जीवन में पूर्वाग्रह होते हैं जाति के प्रति। ये चीजें भी हमारे अंदर विभाजन उत्पन्न करती हैं। आपने देखो लिंग धर्म पर आधारित विभाजन देखे, और ये विभाजन भारत में नहीं दुनिया भर में है। लैंगिक और धार्मिक विभाजन जो है दुनिया भर के समुदायों में पाए जाते हैं, पर जाति आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ भारतीय समाज में ही पाया जाता है। भारतीय समाज ही जाति में बटा हुआ है और ये भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है।
सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम विभाजन तो पाया जाता है और मौजूद भी होता है। कोई भी समाज हो, चाहे अमेरिकी समाज हो, चाहे आपके यूरोपीय समाज हो, चाहे आपके अफ्रीकी समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, है ना, इन समाजों में जो है आपके क्या पाया जाता है, कुछ सामाजिक असमानताएं भी पाई जाती है और एक श्रम विभाजन भी मौजूद होता है। श्रम विभाजन है, कार्य का विभाजन, ये भी मौजूद होता है। अधिकतर समाजों की बात करें तो अधिकतर समाजों में पेशा परिवार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पेशा नहीं व्यवसाय। कुछ समाज तो ऐसे हैं जिनमें व्यवसाय में जो पीढ़ी व्यवसाय कर रही है वही व्यवसाय उसकी आने वाली पीढ़ी करेगी, उसके आगे वाली पीढ़ी भी वही करेगी। यानी व्यवसाय के आधार पर उनको हम क्या करते हैं, जातियों को पहचानते हैं। भारत में तो भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जिनका एक ही व्यवसाय, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय हो गया हो। लेकिन जातीय व्यवस्था की बात करें तो जातीय व्यवस्था जो है इन सब का अतिवादी रूप है। इन सब का एक जातीय जो व्यवसाय है उसका, या आपके धार्मिक आधार पर विभाजन का है, या जो आपके लैंगिक विभाजन है उसके, इन सब में सबसे अतिवादी जो रूप है वो किसका है आपके, वो है आपके जातिवादी विभाजन, जातीय व्यवस्था का। और ये स्थायी रूप है भारत के लिए, भारत में स्थायी रूप से है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से एक खास अर्थ में भिन्न भी है। अन्य समाज है कि अमेरिकी समाज लो, पश्चिमी समाज को कहते हैं, यूरोपीय समाज है उसको लें, माने इन समाजों से ये भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को आपके रीति रिवाज की जो मान्यता है वो मान्यता प्राप्त है। पेशा नहीं व्यवसाय, पेशा का मतलब क्या है यहाँ पर, व्यवसाय। तो इसे जाति विभाजन में व्यवसाय को क्या है आपके वंशानुगत है, जो रीति रिवाज है उनकी मान्यता प्राप्त है कि एक जाति के लोग ये व्यवसाय करेंगे, ये व्यवसाय हमारा जातीय व्यवसाय है। अगर कोई व्यक्ति अपने जातीय व्यवसाय को छोड़ करके दूसरा व्यवसाय करने लग जाता है तो उसको सभी लोग क्या करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यवसाय तो हमारे कभी था ही नहीं, देखो कौन सा व्यवसाय ले लिया इसने। या फिर वो व्यवसाय जिस जाति का था उस जाति के आधार पर उसको क्या करने लगते हैं, व्यंग्य कसने लगते हैं उस पर कि आपने तो अमुक जाति में निकल ली तभी तो ये व्यवसाय करेंगे। तो हमारे भारत में जो है जातीय आधार पर एक व्यवसाय है, जो एक जाति उसी व्यवसाय के आधार पर जानी जाती है, या यूँ कह सकते हैं वो उसका वो परंपरागत व्यवसाय है। अब देखो आप जाति किसे कहते हैं, तो जाति जो है आपके एक जातीय समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के होते हैं। अभी बताया कि एक जातीय समूह का एक पेशा होता है, एक व्यवसाय होता है, और वो जातीय समूह उसी व्यवसाय को करते हैं। तो भारत में जातीय समूह के लोग एक ही पेशे के होते हैं, एक ही व्यवसाय के होते हैं, और वे अपने सामाजिक समुदाय को अलग रूप में देखते हैं, अपने जातीय समूह को अलग रूप में देखते हैं। उनमें आपस में बेटी रोटी अथवा यूँ कह सकते हैं कि शादी और खान पान का संबंध रहता है। एक ही जातीय समूह के लोग अपनी ही जाति में अपनी बेटी को देते हैं, नहीं शादी करते हैं, रिश्ता करते हैं, और अपनी जाति के लोगों के साथ ही खान पान करते हैं, तो उनमें खान पान का रिश्ता भी होता है। एक ही जाति के लोग अन्य समूह के साथ या अन्य समूह के बच्चों से न तो शादी करते हैं और न ही अन्य जाति के साथ अपने पारिवारिक या सामुदायिक जो आयोजन होते हैं उनकी पात में बैठ करके भोजन नहीं करते। पात यानी पंगति। एक जातीय समूह के लोग अपनी ही जाति के समूह के लोगों के साथ बैठ करके भोजन करते हैं, अपनी जाति के समूह के साथ बैठ करके जो है आपके और भोजन करने के साथ साथ एक सा ही व्यवसाय करते हैं, अपनी जाति के लोगों में जो है अपने बेटी व्यवहार करते हैं, यानी शादी विवाह करते हैं। ये एक जाति की विशेषता होती है या एक जाति की पहचान होती है। अपनी जाति की बात चल रही है तो देखो जाति की परिभाषा लिख लो आप, एक बार जाति की परिभाषा लिख लो आप। जाति क्या है? जाति एक समूह के लोग एक ऐसे पेशे के होते हैं, जाति एक समूह के लोग एक ऐसे समूह के जो आपके ऐसे
लोग एक पैसों के होते हैं कि एक सा पैसा एक सा व्यवसाय होता है और अपनी जाति को अपने अलग समुदाय के रूप में देखते हैं। एक जाति के लोगों की प्रवृत्ति अपनी जाति को अलग समुदाय के रूप में देखने की होती है। उनमें आपस में बेटी रोटी का संबंध रहता है, यानी एक जाति के लोग अपनी बेटी का विवाह भी जो है अपनी जाति में करते हैं। रोटी का जो संबंध होता है यानी भोजन भी वो अपनी जाति के लोगों के साथ ही करते हैं या लेते हैं। अन्य जातीय समूह में एक जाति के लोग दूसरी जातियों के समूह में अपने बच्चों को यानी उनके बच्चों की न तो जो है शादी हो सकती और न ही जो है महत्वपूर्ण पारिवारिक परिवार से संबंधित या समुदाय से संबंधित जो आयोजन होते हैं उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो न तो देखो आपके बच्चों की शादी होती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक या सामुदायिक कोई आयोजन हो उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं देखा है, न ही जो है आपके महत्वपूर्ण पारिवारिक जो आयोजन है आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो एक जाति के लोग अपने आप को अलग मानते हैं। तो यहाँ पर एक जाति जो है आपके एक ही पैसे वाली होती है, एक ही व्यवसाय वाली होती है और वो जाति अपने आप को अन्य जातियों से एक अलग समुदाय मानती है। दूसरी बात अपने बेटी और रोटी का संबंध उनका होता है। तीसरी बात वो अपने बच्चों की शादी दूसरी जाति में भी नहीं करती है और पारिवारिक या सामुदायिक जो आयोजन होते हैं उनमें आपस में एक ही जाति के लोग पंक्ति में बैठ करके भोजन करते हैं, दूसरी जाति की पंक्ति में बैठ करके वो भोजन नहीं करते। ये जो है आपके एक जाति की विशेषता होती है। एक जाति का जो अर्थ होता है वो होता है आपके। अब आती है आपकी वर्ण व्यवस्था। अब है आपके वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था का धीरे धीरे रूप बिगड़ता गया और रूप बिगड़ने के बाद में आज की वर्तमान जो जाति व्यवस्था है वो विद्यमान होगी। तो प्राचीन जो भारतीय समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था थी। तो देखो वर्ण व्यवस्था क्या है आपके, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, देखो आपके जातीय समूह का पदानुक्रम, जातीय समूह का पदानुक्रम, जातीय समूह का पदानुक्रम, जातीय समूह का पदानुक्रम है जिसमें एक जाति के जातीय समूह का पदानुक्रम है जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पदानुक्रम में जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर होते हैं। हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर होते हैं। एक जाति के लोग सामाजिक जो पायदान में सबसे ऊपर होते हैं। तो किसी अन्य जातीय समूह के लोग तो होते हैं, तो किसी अन्य जातीय समूह के लोग क्या होंगे, कर्मांगत के रूप में नीचे होंगे। के लोग कर्मांगत रूप में उनसे नीचे होंगे।
वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि एक जातीय समूह का पदानुक्रम यानी पद से 1 2 3 4 ऐसे क्रम होता है, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक यानी समाज के पायदान का मतलब समाज की पीढ़ी ऊपर वाला क्रम है ना, इस पायदान में सबसे क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। तो किसी अन्य जातीय समूह के लोग क्या होते हैं, क्रमानुगत आधार पर यानी क्रम के आधार पर उनसे नीचे होते हैं। जैसे भारतीय समाज, प्राचीन समाज में आपके ब्राह्मण सबसे ऊपर थे वर्ण व्यवस्था में, फिर क्षत्रिय उसके नीचे, फिर वैश्य और सबसे नीचे के पायदान पर शूद्र थे आपके। तो ये वर्ण व्यवस्था में ये आपके जातीय क्रम होता है, आपके एक जातीय समूह का क्रम होता है, इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब देखो आपके वर्ण व्यवस्था अन्य जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। अन्य जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें उन जातीय समूह को अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। कौन है? वर्ण व्यवस्था। इसमें आपके अंतर्जातीय जातियां के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अंतर्जातीय जातियां यानी अपने अंदर की जातियां, जातियों में उपजाति होती है, उन जो उपजातियों के साथ में भी जो है क्या किया जाता है, एक जाति के लोगों द्वारा भेदभाव किया जाता है ना। और इस बारे में हम 9वीं क्लास की किताब में आपकी चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं। आपके इन जो अंतर्जातीय या अंतर्जातीय जो जातियां होती है उनके साथ जो भेदभाव होता है, उन भेदभाव का विरोध भारत के अनेक समाज सुधारकों ने किया है, जिनमें महात्मा गांधी है, आपके भीमराव अंबेडकर है, इसके अलावा ज्योतिबा फुले हैं, आपके रामास्वामी नायकर है, अनेक जो आपके राजनेता है, रामकृष्ण परमहंस है, आपके स्वामी विवेकानंद है। इस प्रकार के अनेक जो आपके समाज सुधारक हुए हैं, उन समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से समाज को मुक्त करने की बातें की है, समाज को जातीय भेदभाव से मुक्त करने के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी ये जातिगत भेदभाव हमारे समाज में मौजूद है। हमारे संविधान में भी जो है आपके छुआछूत को या जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास या प्रावधान है, जिनमें आपके छुआछूत को कानूनी अपराध माना गया है। लेकिन फिर भी जो है हमारे समाज में आज भी जो है जातीय जो भेद है, विभाजन है, वो देखने को मिलते हैं। ये जो महापुरुष थे जिन्होंने जातीय भेद को समाप्त करने या जातीय विभाजन को समाप्त करने के लिए प्रयास किए और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जातीय व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास किया और उनका परिणाम सफल भी हुआ, उनके प्रयास सफल भी हुए। परिणाम ये हुआ कि आज जातीय संरचना में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास ने पैसे चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जातीय वर्ण व्यवस्था के पुराने स्वरूप और व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो जातीय व्यवस्था कमजोर पड़ी है, उसमें बदलाव आया है। उससे क्या कारण है? तो देखो जातीय व्यवस्था में बदलाव, जातीय व्यवस्था में बदलाव या जातिगत सामाजिक जो विभाजन है उसमें बदलाव के क्या कारण है? तो एक तो आपका शहरीकरण है, शिक्षा है, शहरीकरण है, शिक्षा, और इसके अलावा देखो आपके विकास, पैसा चुनने की आजादी, विकास, पैसा के व्यवसाय, पैसा चुनने यानी कोई भी व्यवसाय करने की आजादी, पैसा चुनने की आजादी, ये ऐसी कुछ बातें हैं जिन बातों ने क्या किया कि हमारी जो सामाजिक जो जातीय सामाजिक विभाजन था उसको कम करने का, जातिवाद को तोड़ने का प्रयास किया है, जातीय व्यवस्था को कमजोर करने का कार्य किया है। अब देखो आपके
कि आज ये स्थिति है समाज में कि हमें किसी ट्रेन में, बस में अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कौन बैठा है, हमारे पास की सीट जो है नज़दीकी में कौन बैठा है। अगर आप रेस्तरां में भोजन करने जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आपकी टेबल पर सामने वाली सीट पर कौन बैठा है, आप उससे न तो जाति पूछते हैं न कोई आपको उससे कोई मतलब रहता है। आपने भोजन लिया और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, यानी ये किसका परिणाम है? जाति व्यवस्था के कमजोर होने का परिणाम है। यानी ये चीज इस बात को प्रकट करती है कि आज जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। संविधान में भी देखो आपके किसी भी तरह से जातिगत भेदभाव का निषेध किया है। जो मैंने पहले बता दिया आपको कि भारतीय संविधान में जातिगत आधार पर छुआछूत का भेदभाव जो है या छुआछूत है उसको कानूनी अपराध माना गया है। संविधान ने जातीय व्यवस्था में पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने के वाली जो व्यवस्थाएं हैं, नीतियां हैं, उनको भी तय करने का कार्य किया है। ऐसी नीतियां भी बनाई है। हमारी जो शासन व्यवस्था है, सरकार है, उसने भी ऐसी नीतियां बनाई है जिससे जातीय व्यवस्था के आधार पर होने वाले जो अन्याय है उसको समाप्त किया जा सके। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति मरा हुआ नहीं, जीवित है, बाहर से बाहर गया और वो भारत में आए वापस देखे तो एक बार तो वो भी जो है आपके क्या हो जाएगा, इन बदलावों को देख के आश्चर्यचकित होगा कि 100 साल पहले भारत में जातीय व्यवस्था कितनी जटिल थी और आज इसमें कितना बदलाव आ गया है। पर हाल है हमारी जो समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो 100 साल पहले का व्यक्ति यहाँ आकर के देखे तो वो ये समझे कि जो है ये सब परिवर्तन हुए हैं, उनमें जाति प्रथा समाप्त हो गई है। नहीं, हमारी जाति व्यवस्था जो है आज भी बनी हुई है। जाति प्रथा विधान जो जिसको विधा कहते हैं सही जाती है ना, यहाँ से गई नहीं है बल्कि आज भी बनी हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी बने हुए हैं, आज भी विद्यमान है, आज भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करना पसंद करते हैं। इससे स्पष्ट है संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआछूत की जो प्रथा है वो भी विद्यमान है, पूरी तरह से नहीं गई है। आप अपने समाज में, अपने आसपास इन बातों को देख सकते हो। अच्छी तरह से आप ये जान सकते हो कि आज भी जो है छुआछूत होता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखो सदियों से कुछ समूह को लाभ मिला है और वो लाभ की स्थिति में रहे, कुछ समूह को दबा करके रखा गया है, उनका शोषण हुआ है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज भी जो है नजर आ रहा है। जिनको दबा करके रखा गया है वो आज भी जो है आपके दीन स्थिति में है, दरिद्र स्थिति में है। जिन जातियों में देखो पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था, उनके जो स्तर है शिक्षा का वो आज भी जो है उच्च है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पकड़ है आज भी, माने आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं लोगों का बोलबाला है। इन लोगों का जो प्राचीन समय से पढ़ना लिखना जानते थे या शिक्षा में जिनकी पकड़ थी। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित किया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? कि उनके माता पिता को पता नहीं है, तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो फिर उनके माता पिता उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। तो ये सब कारण हैं और इन्हीं कारणों से शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में देखें तो आपके मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति, मध्यम वर्ग कृषि करने वाला, व्यवसाय करने वाला, नौकरी पेशे वाला वर्ग है। इसमें अब अगड़ी जाति कौन सी? उच्च जातियां, स्वर्ण जातियां, ये आपके ज्यादातर स्थिति मिलेगी। कहने का मतलब उच्च पदों पर जो अधिकारी मिलेंगे आपको स्वर्ण जातियों के, उच्च जातियों के मिलेंगे। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट संबंध है। जो जाति पिछड़ी हुई है इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई है। जो जाति उच्च है इसका मतलब वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। जो जाति पिछड़ी हुई है वो शैक्षिक आधार पर भी पिछड़ी हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। जो जाति उच्च है वो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी पकड़ है, उच्च शिक्षा प्राप्त करते, परिवार संपूर्ण शिक्षित मिलेगा। तो ये जो आपके जातीय संबंध है वो
केवल जाति का ही अंतर नहीं है यहाँ पर जाति किससे जुड़ी हुई है? आपकी जो पिछड़ी जातियां वो सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है, उच्च जातियां हैं वो सभी क्षेत्रों में उच्च है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं लेने का क्षेत्र हो, चाहे आपके व्यवसाय के क्षेत्र हो, पैसे का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में आगे है। ये था आपके जाति व्यवस्था, जातिगत असमानताएं थी। अगले जो कालांश है उसमें हमें जाति में राजनीति में जाति की भूमिका और जाति में राजनीति की भूमिका देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वेश्चनों में एक तो देखना है आपको प्रश्न आपको कल पीछे बताया था आपको। एक तो नारीवादी आंदोलन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 नारीवादी आंदोलन क्या है? नारीवाद क्या है ये भी आपके दे रखा है किताब में, जो नारीवाद का अपने बुक में दे रखा है उसमें से पढ़ना। नारीवादी आंदोलन क्या है, इसके बाद में देखो आपको एक बताना आपको पारिवारिक कानून, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? और सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण करती है वर्णन कीजिए, उनका वर्णन करना है। और पांचवा जाति क्या है? ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। आगे हमें जो है जाति में राजनीति की भूमिका और राजनीति में जाति की भूमिका है उसका अध्ययन करेंगे। आपके लिए इतना ही काफी है।